नमस्कार, मैं यादव राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ये संस्था आपके लिए प्रत्येक दिन अलग अलग अध्यापकों द्वारा हर विषय आपके लिए लेकर उपस्थित होता है और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सूझबूझ के साथ सोचा समझा गया जो प्रश्न है वही लेकर आपके सामने उपस्थित होता है। इसी कड़ी में मैं आज फिर आपके सामने हिंदी, संविधान और इतिहास से संबंधित प्रश्नों के लेकर उपस्थित हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की कक्षा बहुत बेहतरीन होने वाली है। आज की कक्षा तो बहुत आज की कक्षा नहीं, आज से और बेजोड़ कक्षा प्रत्येक दिन आपको यानी दिन प्रतिदिन आपको बहुत बेहतरीन कक्षा मिलने वाली है अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। आज का हमारा प्रश्न है, आप देखेंगे कहेंगे अरे सर जी वाह क्या बात है, क्या प्रश्न आप लेकर आए हैं आज की कक्षा में। आज देखिएगा, आज ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारा भाई और बहन जो भी होगा ये प्रश्न को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में एकदम तुरंत उत्तर को एकदम छाप देगा। देखते हैं कि कौन कितना कर पाता है। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, 25-30 प्रश्न है, 25 प्रश्न के आसपास है। तो देखिएगा, पहला ही प्रश्न आ गया कि अच्छा संविधान से आ गया। पहला ही प्रश्न संविधान से आ गया, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जरा सा इसको पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। आप सभी इसका आंसर देने का प्रयास करिए एक बार। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान की 10वीं अनुसूची कौन सी, 10वीं अनुसूची क्या है। जो हमारा प्यारा सा संविधान है जो लिखित रूप पे बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, जो कि बहुत कठोर भी है और बहुत लचीला भी है, ऐसा माना जाता है हमारे प्यारे से भारतीय संविधान के बारे में। तो दोस्तों पूछ रहा है कि अच्छा कितनी अनुसूचियां हैं, जरा कमेंट सेक्शन में छाप के बताइएगा। और उन अनुसूचियों में ये 10वीं अनुसूची क्या कहती है। 10वीं अनुसूची क्या कहती है, क्या कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के बारे में प्रावधान दिया गया 10वीं अनुसूची में। ऐसा तो है ही नहीं, गलत है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान दिया गया है। बिल्कुल दल बदल, यही विकल्प नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ये जो दल बदल की बात कही गई है ये एकदम संविधान की 12वीं अनुसूची से ही संबंधित है, जिसमें अयोग्यता के संबंध में प्रावधान दिया गया है। दूसरी अनुसूची क्या कहती है, दूसरी अनुसूची कहती है वेतन दो। क्या कहती है, वेतन और भत्ता दो। जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों को वेतन और भत्ता दो। तीसरी अनुसूची क्या कहती है कि जिसको भत्ता दे रहे हो क्या उसने शपथ लिया है, तो शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची कहती है शपथ दिलाओ। क्या दिलाओ, शपथ दिलाओ। जो पदाधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं पद पर स्थापित हैं, उनको शपथ दिलाओ। छठवीं अनुसूची क्या कहती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में जो शासन कैसे होगा उसके बारे में, प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। आठवीं अनुसूची क्या कहती है, आठवीं अनुसूची हमारे भाषा के बारे में बताती है। कुल 22 प्रकार की भाषाओं का वर्णन हमारी 8वीं अनुसूची में किया गया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। 11वीं अनुसूची क्या कहती है कि पंचायतों के कार्य और शक्तियों की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। कौन सी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। कौन सी, 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में, इसमें तो पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों का वर्णन का प्रावधान है। और 12वीं अनुसूची में आप देखेंगे कि वही पंचायतों के स्थान पर नगर पालिकाओं के कार्य और जिम्मेदारियों के बारे में, जो हमारा नगर पालिका है उसकी शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में वर्णन किया गया है, प्रावधान किया गया है 12वीं अनुसूची में। टोटल 12 अनुसूची तो है, ये तो हमारा सब भाई बहन जानता है। कौन कौन सी अनुसूची में क्या क्या प्रावधान दिया गया है, जरा कमेंट सेक्शन में छाप के बताइएगा। जो छूटा है, हमने पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवां,
9वां 11वां 12वां बता दिया है, जो छूट रहा है वो बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष, वो भी महिला, कह रहा भैया जरा बताया तो, कह रहा है क्या एनी बेसेंट थी, सोनिया गांधी थी, इंदिरा गांधी या सरोजनी नायडू थी। पहले वह ऑप्शन एकदम दे दिए बा कि एकदम पहले वह ऑप्शन दे दिए भैया कि एनी बेसेंट रही। दरअसल 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का ये जो आप कह सकते हैं कि इसकी स्थापना हुई। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। अब देखेंगे कि गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो है, गोपाल दास तेजपाल जो संस्कृत विद्यालय मुंबई में है, वहीं पर उसी स्थान पर इसकी स्थापना होती है कांग्रेस की। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अच्छा, उसमें इसके महासचिव कौन थे भैया और अध्यक्ष कौन थे? क्या बीएमएस चंद या ए.ओ. हुम? इन दोनों के बारे में आप कमेंट सेक्शन में छाप के बताइएगा। उस समय इस पार्टी की स्थापना हो रही थी, इसके महासचिव कौन थे और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ये तो आपने जान लिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। अच्छा, कब थी ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या 1916 में थी, क्या 1917 में थी, क्या 1923 में थी, क्या 1925 में थी? कब? 1925 में बताइएगा। मैं ऑप्शन भी दे दिया हूँ भैया, इतना तो आपका दायित्व बनता है। अगर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये तो ठीक है, नहीं जो आज से आता है टाइम पास करने, टाइम पास करके 2-1 क्वेश्चन देख के निकल जाता है, उसकी कोई बातें नहीं है। आगे बढ़ेगा, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे, देखिएगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं बहुत कुछ तैयार कराने वाला हूँ आपका। देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है भैया। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? वह कौन सा शासक था जिसने जीतल नामक तांबे का सिक्का जारी किया था भैया? कोई और नहीं था। कौन था जानते हैं आप? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश कहाँ है? जी हाँ, सी वाला विकल्प यानी बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा वाला यानी कि सी वाला। जीतल नामक तांबे को सिक्का जारी करने वाला कोई शासक था तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था ये आपको बताना है। क्या यह गुलाम वंश का था? क्या यह दिल्ली सल्तनत का शासक था कि नहीं था? और दिल्ली सल्तनत का शासक था तो क्या यह गुलाम वंश का था? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में कुछ 5 राजवंशों ने शासन किया, तो उसमें क्या एक गुलाम वंश ने शासन किया था? क्या ये इल्तुतमिश उसी से संबंधित है? रजिया सुल्ताना क्या इससे संबंधित है? क्या इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? आप ये सारी बातें कमेंट सेक्शन में छाप कर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और आज ही नहीं, आज से जितनी भी कक्षाएं आपके सामने प्रस्तुत होंगी सब एक से बढ़कर एक होंगी। बस आपको धैर्य और विश्वास के साथ बने रहना है वीडियो के क्लास के अंत तक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया? कह रहा है कि तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? क्या कह रहा है कि तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? क्या जियाउद्दीन बर्नी है? कौन है? क्या जियाउद्दीन बर्नी है? क्या अमीर खुसरो है? क्या अल बरूनी है या इब्न बतूता है? इब्न बतूता, अल बरूनी, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। क्या ये किसी देश से हमारे देश पर यात्रा के लिए आए थे अल बरूनी और इब्न बतूता, और कब आए थे, किस शासक के समय में आए थे, ये कमेंट में आपको बताना है। अमीर खुसरो कौन था? क्या तूतिए हिंद जो था उसी का अमीर खुसरो नाम था? क्या एटा में इसका जन्म हुआ था? किसके दरबार में रहता था? ये सारी बात, तीनों बात आपको कमेंट सेक्शन में छाप के बतानी है। और जियाउद्दीन बर्नी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तारीख फिरोज शाही के लेखक यही जियाउद्दीन बर्नी है। तारीख फिरोज शाही का लेखक कौन है?
तारीख ए फिरोज शाही का लेखक जियाउद्दीन बर्नी है और कौनो नहीं। ये बात भैया लोग ध्यान में रखा, आगे बढ़ा। आप विश्वास करा, आप लोग विश्वास करिए और मान के चलिए कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो पेपर होगा 2025 में बहुत ज्यादा स्कोर करके आएंगे आप, बहुत ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपसे छूटेगा, और जितनी भी परीक्षा उससे संबंधित होंगी आप सब में शामिल होंगे। बस क्षमता आपकी तय करेगी कि आप कौन चीज और किस समय क्या लेकर जाते हैं। बस धैर्य के साथ बने रहिए। कह रहा है पांचवा प्रश्न कि निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था। कब? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था। वह कौन सी पत्रिका है भैया, जरा ये चीज हमको बताइएगा, कौन सी पत्रिका है? तो क्या वो युगांतर है, क्या बंगाली पत्रिका है, केसरी है, या अमृत बाजार पत्रिका है? जी हाँ, अगर लोकमान्य तिलक की बात आएगी, लोकमान्य तिलक की बात आएगी तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इन्होंने केसरी नामक पत्रिका जारी किया था, लिखा गया था इन्हीं के द्वारा। किनके द्वारा? लोकमान्य तिलक जी के द्वारा। अगर मैं युगांतर की बात करूं तो भूपेंद्र है, अविनाश है, साथ ही साथ वारिंद्र घोष है। इन लोगों ने इसकी जो इसको जारी किया था, युगांतर पत्रिका को, युगांतर को। और साथ ही साथ बंगाली पत्रिका जो है आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से, अगर हम संवाद कौमुदी की बात कर लें, संवाद कौमुदी जिसके प्रणेता कह सकते हो, जिसके जन्मदाता कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका आप देखेंगे कि एक बहुत ही महान व्यक्तित्व है शिशिर कुमार घोष, उनके द्वारा जारी किया गया था। ये चारों के चारों बातें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से, यानी ये जो चार विकल्प है, किसे दी गई है? आंचलिक उपन्यासकार, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किसे दी गई है, यही आपको बताना है। उत्तर आपके सामने है। पहला है यशपाल, दूसरा है जैनेन्द्र, सी कह रहा है रामवृक्ष बेनपुरी, और चौथा कह रहा है हरीश्वरनाथ रेणु। अच्छा, एक चीज ये बताइएगा, एक बड़ी ही प्यारी कृति है, बड़ी ही प्यारी रचना है, मैला आंचल। क्या है? मैला, क्या हो गया, हाँ क्या है? मैला आंचल किसकी कृति है भैया, जरा ध्यान से बताइएगा। ये मैला आंचल किसकी कृति है? जिसकी कृति यह मैला आंचल है, और यही याद रखिएगा, अगर इनसे क्वेश्चन बनेगा तो यही पूछेगा। मैला आंचल किसकी कृति है भैया? फणीश्वरनाथ रेणु की है। और इन्हीं को आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा दी गई है। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा किसे दी गई है? फणीश्वरनाथ रेणु को दी गई है, जिनकी बड़ी प्यारी लाजवाब कृति हो, का हो, मैला आंचल। क्या है? महिला ना, मैला आंचल, गंदा आंचल। जी हाँ, फणीश्वरनाथ रेणु। आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि बीजक के रचनाकार कौन है? बहुत ही प्यारी कृति है, बच्चा बच्चा जानता होगा, सखी सबद रामायणी, सब क्या क्या किसकी किसकी रचनाएं हैं, आप जरा बताइएगा। उन्हीं में से एक है बीजक। बीजक के रचयिता कौन है? क्या रसखान है, तुलसी है, रहीम है, या कबीर है? एकदम आप सही कह रहे हैं, कबीर है। कौन है? बीजक के रचयिता कबीर महाराज है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न कह रहा है मेरे भैया, क्या कह रहा है? कह रहा है कि बंधन शब्द का उचित विलोम बताइए। बंधन शब्द का विपरीत बताना है आपको। और आजकल मार्केट में, हमारे समाज में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, और हमारे भाई भी उसी में व्यस्त हैं।
तो वहां से थोड़ा बाहर निकलिएगा और वहां से बाहर निकल कर जरा अपनी जिंदगी और अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपके सामने कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ नहीं, बस अंधेरा होगा। आप तय कर नहीं पाएंगे कि हम आगे करें क्या, और उस स्थिति में कुछ नहीं समझ पाएंगे और गर्त में चले जाएंगे। ऐसा किसी के साथ ना होने पाए, अभी से समझ जाइए और बताइए। अन्यथा में मत लीजिएगा, अन्यथा में लीजिएगा तो हमको कहा जा, हमार कहा जाना भैया, अपन समझ जाया। हमार कहा कि मतलब रहा थोड़ा समझ ला। बंधन शब्द का उचित विलोम बताना है। बंधन मतलब बांध के रखना और छोड़ देना, यानी मुक्त कर देना। क्या ऐसा कुछ है ऑप्शन में? स्वतंत्र है, कैद है, कैद, अच्छा मुक्ति है। अगर मुक्ति न होता तो बंधन के लिए हम कैद पर जा सकते थे, लेकिन बंदी पर नहीं जा सकते। अगर मुक्ति है तो मुक्ति ही इसका सटीक विपरीत होगा, विलोम होगा बंधन का। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखिए। तो अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया आपके सामने दोस्तों, जरा इसका उत्तर हमें देखिए, बताइए, कमेंट सेक्शन में छाप के बताइए कि जो खग हो तो बसेर करो मिलिकालंदी फूल। अच्छा, यही जो रिक्त स्थानवा यही भरने को कहा है कि डाल। रिक्त स्थान के लिए सही शब्द की जो रिक्त स्थानवा है, कौन सा इन चार विकल्पों में से आएगा जो इस पंक्ति को पूरा कर देगा कि जो खग हो तो बसेर करो मिलिकालंदी की, कालंदी फूल कदम्ब की डाल। अच्छा, निकल गया कदम्ब, हाँ कदम्ब होगा। जी हाँ, चौथा वाला क्या होगा? कदम्ब। अब पढ़िए, जो खग होत बसेर करो मिलिकालंदी फूल कदम्ब की डाल। इसके बारे में चर्चा क्लास में हो चुकी है। जी हाँ, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। कह रहा है, अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? बहुत ही प्यारी कृति है, बहुत ही प्यारी कृति है। एक एक भाई हमारा बताएगा कि किस कृति के लिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ, जी हाँ, बताइएगा किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय जी को दिया गया था? क्या महावृक्ष के नीचे, बावरा अहेरी, हाँ कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, तीसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस वाले प्रश्न के लिए। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्यमेव जयते पहली बार, सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया था? क्या मदन मोहन मालवीय के द्वारा सुनाया गया था, शास्त्री के द्वारा, तिलक के द्वारा, या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा? किसके द्वारा सुनाया गया था मेरे प्यारे भैया, जरा बताइएगा कि सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया था? आप देखेंगे कि ये जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, हमारे प्यारे से देश भारत के जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वह किस ग्रंथ से लिया गया है? कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही प्यारा उपनिषद है, मुंडकोपनिषद, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और सर्वप्रथम मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसे सुनाया गया था। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? क्या कह रहा है भैया? कह रहा है, देखिए सर, आप कहेंगे कि ये जो दिल्ली में दिल्ली सल्तनत है, इसमें कितने राजवंश हुए? बहुत ही प्यारा सा, अच्छा परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश हुए, और हम चर्चा पहले में प्रश्न कर दिए थे, कितने राजवंश हुए दिल्ली सल्तनत में। तो कमेंट सेक्शन में छाप के बताइए कि दिल्ली सल्तनत में कुल
कितने राजवंश हुए ये आपको बताना है भैया। चलिए कुल कितने हुए देखेंगे कि गुलाम वंश, गुलाम के बाद आप देखेंगे कहीं ना कहीं खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, सैयद वंश के साथ साथ आप देखेंगे कि लोदी वंश है। यानी गुलाम, खिलजी, कौन कौन है? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। 1 2 3 4 और 5 इकाई, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इन 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर अपना राजपाट चलाया। अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश। कौन था? लोदी वंश। और इब्राहिम लोदिया जो था इतना मूर्ख आदमी था, अब आपसे क्या कहें। जैसे हर गांव में और आपके गांव में भी होगा, आप ढूंढिएगा, एक बार चिंतन करिएगा कि आपके गांव में भी इस लोदिया, जो इब्राहिम लोदिया है लोदी वंश का, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासन जिससे किया था, आपके गांव में भी इस टाइप का हर गांव में मिलेगा। हमारे गांव में भी है, हम ये चीज महसूस किए कि हर गांव में इसके जैसा आदमी मिलेगा आपको। लोदिया जैसा खतरनाक आदमी हर गांव में मिलता है, जो खुद कुछ नहीं पाता और दूसरों के चक्कर में खुद मरा मुरा जाता है। बस द्वेष भावना रखकर हमसे आगे कैसे जा रहा है, हमसे आगे न जा पाए, हम षड्यंत्र रचेंगे तो हमसे आगे न जा पाए। उस षड्यंत्र रचने में हम क्यों ना बर्बाद हो जाए। हम अपनी हैसियत, अपनी औकात भूल जाते हैं उस समय, जिस समय हम किसी को देखकर अपने मन में द्वेष भावना को जन्म देने लगते हैं। ऐसे हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी होंगे, आप बताइएगा। इसने क्या किया? इसने ये किया कि बाबर जो था, बाबर को ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं न्योता दे दिया। इसके दिमाग में ये था, पहले मैं मिस कर रहा हूं, अभी नाम याद नहीं आ रहा, अभी बताता हूं आपको, कि एक शासक था, वह आया और लूटपाट किया, और लूटपाट करके यह खिज्र खां, सैयद वंश था, क्या क्या अभी बताता हूं आपको। ठीक उसी प्रकार लोदिया भी चाहा कि मैं बाबर को बुलाऊंगा, बाबर आएगा, युद्ध करेगा, इनको पराजित करेगा, पराजित करने के बाद यहाँ का धन जो है वह लूटे पाटेगा और निकल जाएगा, सत्ता मेरे हाथ में आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो आया यही जमी गया और ये कौन ना बहन। वही कह रहे हैं कुल 5 राजवंश हुए। बी वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा चर्चा करना भी उचित नहीं है इस क्लास में, ये प्रैक्टिस बैच है। थ्योरी जो पढ़ना चाहता है कमेंट कर देगा, थ्योरी पढ़ा दिया जाएगा। अगर 50 बच्चों ने कमेंट कर दिया कि सर हिस्ट्री एंड पॉलिटी का आप थ्योरी लेकर आइए, तो कसम से बता रहे हैं कि ऐसा यूट्यूब के इतिहास में निःशुल्क कोई पढ़ाया नहीं होगा जैसा इतिहास और संविधान आपको पढ़ा दिया जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित था। अब बताओ, सैयद राजवंश से संबंधित कौन था? क्या खिज्र खान था? क्या शमसुद्दीन इल्तुतमिश था? क्या गयासुद्दीन बलबन था? रक्त और लौह की नीति अपनाने वाले शासक का कमेंट सेक्शन में नाम बताइए। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाले शासन का नाम बताएंगे। क्या रजिया सुल्ताना था? रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? किस वंश से संबंधित थी? कब शासक बनी दिल्ली सल्तनत पे? क्या यह गुलाम वंश की थी? अभी हम इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कमेंट में आप बताइएगा कि किसकी बिटिया रही, कब कब गद्दी पर बैठी और किस वंश से संबंधित थी। तो ये जो डी वाला विकल्प है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खिज्र खान। कौन? दिल्ली सल्तनत में जो राजवंश था सैयद राजवंश से संबंधित कोई इस विकल्प में है तो खिज्र खान है। कौन महोदय है? खिज्र खान है। यह बात का भैया याद रखा, कसम भगवान बताओ थी भैया, बड़ा मेहनत पर याद है।
एक से एक प्रश्न, बहुत लाजवाब प्रश्नों का संग्रह बहुत व्यवस्थित तरीके से लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। कक्षा को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी करने की जिम्मेदारी है। जो कर दिया है उसको तहे दिल से, एकदम दिल के अनंत गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, जरा देखिए तो। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, जरा इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर छाप के बताइए कि 1307-8 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था। 1307-8 की बात हो रही है और किसके बारे में, बहुत प्रतापी, एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत जिद्दी शासक था, जो ठान लिया तो ठान लिया। अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान, दक्षिण भारत पर इसने कब पहली बार अभियान चालू किया कि वहां पर भी जाया जाए और जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए, तो देवगिरी था क्या? जी हाँ, वह देवगिरी ही था। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्या कह रहा है, पहले तो देखिएगा 1307-8 में अलाउद्दीन खिलजी ने पहला दक्षिणी अभियान कहां पर स्टार्ट किया, यही देवगिरी, देवगिरी को जीता इसने। आगे बढ़िएगा। अच्छा, अच्छा जाने दीजिए, ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना कि केवल 50 लोग, केवल 50, ओनली 50 बंधु अगर कह दिए कि सर ठेरी लेकर आइए, हम 20-25 दिन में, 20 दिन में आप मान के चलिए, अगर बहुत बेहतरीन पढ़ाने लगे, पूरा मैटर देने लगे, 25 दिन लग सकता है, नहीं तो 20 दिन में मोटी मोटा फिर भी कुछ छूटेगा नहीं। हम प्राचीन काल से शुरू करेंगे और एकदम लास्ट तक, इतिहास के आखिरी पन्ने तक का जो सिलेबस होगा वहां तक चर्चा कर देंगे, और भी बहुत बेहतरीन तरीके से। लेकिन 50 लोग कमेंट करेंगे तब। हमारा नाम यादव राहुल सर है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कम से कम 50 लोग होने चाहिए, और वो लाजवाब क्लास होगी, बिल्कुल निःशुल्क होगी। आगे बढ़िएगा। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, जरा देखिए तो। हाँ, यह बात है। क्या है, देखिए कि कुषाण जो वंश था, उस वंश में एक बड़ा ही प्रतापी शासक हुआ जिसका नाम कनिष्क था। क्या था? कुषाण। वो प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? जो कुषाण वंश का शासक कनिष्क था, जो कि उस वंश का बहुत ही प्रतापी शासक हुआ, उसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, यही बताना है। क्या कन्नौज में किया था, क्या मथुरा में किया था, पाटलिपुत्र। अच्छा, पाटलिपुत्र किसने राजधानी सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को बनाया था? प्राचीन इतिहास में चले जाइएगा, एकदम बताइएगा कमेंट सेक्शन में, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी। दूसरी बात, इलाहाबाद। चलिए बताइएगा कि कुषाण शासक जो है कनिष्क था, कनिष्क ने किसको अपनी राजधानी बनाई थी भैया, आप यही बताएंगे। चलिए, कौन सा प्रश्न है? 16वां प्रश्न है। कहां बनाई थी? जी हाँ, तो कहां बनाया था इसने, कनिष्क ने अपनी राजधानी? मथुरा बनाया था। 16वां। 15वां प्रश्न क्या था? भारत, क्या हो गया भाई? जी हाँ, क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को, अच्छा ये छूट गया था क्या प्रश्न? ये प्रश्न आज छूट गया था ना, तभी तो कह रहे हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है 15वां प्रश्न? कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बताइएगा। अच्छा, प्रश्नों की श्रृंखला आप देख रहे होंगे तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि सर ने क्या प्रश्न लेकर आया है। ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिलते नहीं, केवल परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं, ना ही किसी कोचिंग में, ना ही किसी क्लास में, और जल्दी किसी बुक में। हाँ, बुक में तो मिल जाती, लेकिन हमारा कौन भाई इतनी विस्तार से अध्ययन कर रहा है? सबको नौकरी चाहिए, सबको परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, लेकिन बिना मरे सब स्वर्ग चाहत हो, कि कहाँ पॉसिबल हो भाई? स्वर्ग चाहिए, मरे पड़ी। कहा कि मतलब भी हो, हिंदी में चला जा, अगर मराई ना कहते ही, मतलब उसके लिए तन मन धन से लगना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। और कोई भी भाई
अगर 0 से शुरू कर रहा है उसके लिए 1 साल, और कोई अगर फ्रेशर लड़का नहीं है तो 6 महीना पर्याप्त है किसी भी ग्रुप सी और डी की भर्ती की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए। लेकिन इस अवस्था में कोई भी भाई व्यक्ति 1 साल एकदम सशक्त नियमित रूप से कंटिन्यू नहीं कर पाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% नहीं कर पाते, 2-4% कर ले जाते हैं और वही सेलेक्ट होते हैं। बकिया लोग धीरे धीरे समय निकलता जाता है, अपनी तैयारी बढ़ाते जाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि समझ में नहीं आता तब पूरी तरह से लगते हैं और तब सिलेक्ट होकर जाते हैं, सिलेक्शन लेके जाते हैं। कितना जिल्लत काहे का मतलब है, पहले मेहनत करो ले जाओ। आओ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? तो भैया जो अहमदनगर नामक किला ना रहा वहीं जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। जी हाँ, अहमदनगर किला में ही जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था, यह बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये तो हो ही गया है। 17वां कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? कह रहा है कि पुरातात्विक स्थल कायथा, ये जो कायथा है किस शहर के समीप स्थित है, यही आपको बताना है। कायथा शहर किस क्या है कि कायथा जो है, कायथा किस शहर के निकट, किस शहर के समीप अर्थात पास में स्थित है, यही बताना है आपको। आगे बढ़िएगा, देखिएगा। कह रहा है उज्जैन। जी हाँ, यही पहले विकल्प में मिल गया तो हम क्या करें, हम क्या करें बताओ, हम बतवाई बात जो सही बात तो हम लोग तो कमेंट में बताई बा रहा तो हम ही बता देते ये पहला वाला है उज्जैन के पास में हो, उज्जैन के पास में हो का कायथा, याद रखा आपके सामने हो सकते थे। आगे बढ़ा भैया, तनी आगे बढ़ा। देखा का कहत बा, अगला प्रश्न का कहत बा, तनी देखा तो कहत बा कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? अभी इस प्रकार का प्रश्न आया था, अनुसूची से संबंधित, शायद दूसरी अनुसूची से संबंधित पूछा था जो कि वेतन और भत्ते से संबंधित है। उसमें हम चर्चा कर दिए थे लगभग सभी अनुसूचियों का। तो ये जो 8वीं अनुसूची है इसमें आप देखेंगे कहीं न कहीं भाषा से संबंधित बात की गई है। कुल 22 प्रकार की भाषाओं का वर्णन इस अनुसूची में किया गया है, 8वीं अनुसूची में। तो विकल्प नंबर क्या मूल अधिकारों से न आधिकारिक भाजी आधिकारिक भारतीय भाषाओं से, यही सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी वाला, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके सामने, आज एक से एक क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बने रहेंगे मजा पाएंगे और इसके लिए आप देखिएगा कहीं न कहीं आप इससे लाभान्वित जरूर होंगे, इससे लाभान्वित जरूर होंगे, आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं उस पर जरा विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं, आ जाइए। कह रहा है कि शहरी स्थानीय निकायों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये तो व्यवस्था ही कहा गया। 74वां संविधान संशोधन सन 1992 दर्जा दिया गया था, ये तो एकदम सही कहा गया, यानी तो सही करे पड़ी। दूसरा क्या कहा गया कि संविधान में प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान हो। कह रहा है कि चाहे वह, अगर नगर पालिका की बात कर रहा है, चाहे वह अनुसूचित जाति हो चाहे अनुसूचित जनजाति हो, उसके लिए जो जनसंख्या के अनुपात में जो सीट आएगी उस सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। किसके लिए? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। तो यह तो यार सही कहा बा, एकर मतलब दोनों बात सही बा। तो कौन से विकल्प में है? केवल में तीनों विकल्प है यार। चला ये बा, ये सही है बा।
एक और दो दोनों सही है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, जरा देखिए तो, देखिए और इसका उत्तर छापने का प्रयास करिए कि भारत का मूल संविधान रिक्त स्थान द्वारा हस्तलिखित किया गया है। भारत का जो मूल संविधान है हस्तलिखित किसके द्वारा किया गया है? यही 4 विकल्पों में से आपको ढूंढ के बता देना है। जी हाँ, जी हाँ। क्या वह रफी अहमद किदवई थे? क्या वह कैलाश नाथ काटजू थे? जी हाँ, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्हीं के द्वारा। यही सी वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए तो, क्या कह रहा है भैया? या जी, आइए बताइए कौन कह रहा है, एक बार आकृष्ट होइएगा। हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? एक प्रश्न यहां से मिलना चाहिए और ये चीज आपको याद होना चाहिए। हमारे संविधान में, हमारा जो प्यारा सा संविधान है, उसमें किस देश से कौन से प्रावधान लिए गए हैं, ये बात तो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न आता रहता है, कोई भी परीक्षा देने जाए, इस बात को आपको याद रखना है। क्या वह कनाडा है? क्या यूनाइटेड किंगडम है? संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड है? आप जानते हैं कि आयरलैंड से DPSP लिया गया है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। आपको बताना है कि किस देश से हमारे प्यारे भारत ने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य को लिया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में छाप के बताना है। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कनाडा। संघीय प्रणाली हमारे भारतीय संविधान में कनाडा से ली गई है, इस बात को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए तो। कह रहा है, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आपसे मिलते रहते हैं कि राज्य सूची का विषय पूछ लिया है आपसे, इन चारों विकल्पों में से कौन सा राज्य सूची विषय के अंतर्गत आता है? जेल और कानून। आप बताइएगा कि जेल जो है वह क्या राज्य सूची का विषय है या नहीं? यस या नो कमेंट सेक्शन में छाप के बताइएगा। हम इस प्रश्न पे आते हैं, क्या जनसंख्या नियंत्रण और परिवार की राज्य सूची का विषय है? कदापि नहीं, यह जनसंख्या राज्य सूची का विषय है, ये नहीं है। आइए देखते हैं। जी हाँ, यही है, ये है। क्या है? भूमि और भवन। भूमि और भवन ही राज्य सूची का विषय है, यह बात भैया लोग याद रखा भाई। और श्रमिक संघ, औद्योगिक एवं श्रमिक रोजगार, यह राज्य सूची विषय ना है, ये बात याद रखा। आगे बढ़ा, क्या कार बात देखा तो, ए भाई हेलो, ये क्या हो गया? चलिए, जी हाँ, आइए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा कि जो हमारा प्यारा सा संविधान है उसका गठन कैसे किया गया? क्या 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, यही ना कह रहा है, जरा देखिएगा। कह रहा है कि 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव द्वारा,
जी हाँ, यही सही विकल्प पहले में मिल गया। आपको परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता रहता है, बनता रहता है, ध्यान देना है। यही अप्रत्यक्ष की जगह अगर प्रत्यक्ष कर दे, सारी की सारी बातें हूबहू लिखी रहेंगी। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, आनंद फानंद में कहीं ऐसा न करा भैया टिकट निकल रहा, अप्रत्यक्ष। उसमें चुनाव कहाँ भरा लाला, चुनाव कब से शुरू है, ये कमेंट सेक्शन में बतावा कि भारत में चुनाव का 1951 से आरंभ है, 1952 से आरंभ है, 1953 से, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में छाप करके। भारत में आम चुनाव कब से प्रारंभ हुआ? चलिए, तो इस प्रश्न का पहला ही विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य थे, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। आगे बढ़िएगा, क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप के बताइए कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में अभी हम चर्चा कर चुके हैं, कितनी सीटें आरक्षित की गई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कुल 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। इस बात को याद रखिएगा। बहुत समय ले लिए हम आपका, इतना विस्तार समय जाना नहीं चाहिए था। हम तुरंत आंसर देके निकलते हैं। भारत के संविधान सभा के मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, यही आपको बताना है। चलिए, कौन थे? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही पहलवा विकल्प मिल गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कि भारत के संविधान सभा के मौलिक अधिकार हो, चाहे अल्पसंख्यकों और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष अगर कोई थे, यही विकल्प नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बढ़िएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है तो ठीक नहीं पड़ता। हिंदी वाला प्रश्न बचा है, कल हम उसको लेकर और कुछ 20-25 अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला इतिहास और इससे पॉलिटी यानी संविधान से लेकर उपस्थित होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।